नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को आज 1 महीना पूरा हो गया है। आपको याद होगा 13 दिसंबर को उन्होंने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इस 31 दिन में मोहन यादव ने तमाम सारे काम किए हैं और उनके कामों को लेकर जनता में वाहवाही हुई है। आपने देखा होगा कि गुना में जो बस हादसा हुआ जिसमें 13 लोग जिंदा जल गए थे और मुख्यमंत्री जी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से तमाम सारे अधिकारियों को हटाने का काम किया, कलेक्टर, एसपी, परिवहन आयुक्त, प्रमुख सचिव, आरटीओ, तमाम लोगों को उन्होंने हटाया। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में अब आईएएस अधिकारियों की अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है। पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो टीम है उसे भी धीरे धीरे करके अलग थलग किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मोहन यादव सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं इस बात से कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह दौरे कर रहे हैं, जिस तरह सरकार के लिए एक तरह से चुनौती बन रहे हैं, उससे भी धीरे धीरे वो निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सारे दिग्गज नेताओं के पास स्वयं गए हैं और विकास के बारे में सबसे उन्होंने सहयोग मांगा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा जूनियर है, ये मेरा सीनियर है, ये विरोधी है या ये मेरा पक्ष का है। वे कमलनाथ के घर पे भी सवा घंटे बैठ के विकास की बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा के पास भी जाते हैं जो चुनाव हार चुके हैं। वे शिवराज सिंह के पास 2-3 बार जा चुके हैं और उनने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है। 31 दिन में उनके काम की समीक्षा के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये 31 दिन मोहन यादव के लिए किस तरह रहे और आगे क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिजवान भाई। रिजवान भाई, ये जो मोहन यादव जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, हालांकि 31 दिन बहुत छोटा समय होता है इसकी किसी भी मुख्यमंत्री के कार्य की समीक्षा के लिए, लेकिन संकेत होता है, कहते ना पूत के पांव पालने में। शुरुआत कैसी रही, कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री जी, नए मुख्यमंत्री के राज में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद रविंद्र भाई। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकन पार, तो शुरुआत में ही समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत जल्दी है। लेकिन 100 दिन में कम से कम एक मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए हमको, और हमने पहले ही तैयारी चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन चर्चा भी जरूरी है, इसलिए कि ये वो युग है कि जिसमें बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं और हर रोज लोग समीक्षा करते हैं। लोगों में अब उतना वक्त नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि वो चीजों को रोक सकें। तो जाहिर है कि एक ऐसा वो है, चर्चा है जिसको करना भी चाहिए, और मुझे लगता है ये बेहतरी के लिए इस तरह की चर्चाएं बहुत जरूरी है। जैसा आप जिक्र कर रहे थे, मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और 2 व्यक्तित्व के भी चुनौतियां हैं उनके सामने। एक व्यक्तित्व वो है जो मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा योगी आदित्यनाथ। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कुछ भी करे उसको तुलना की जाती है। मोहन यादव कुछ भी करेंगे या तो शिवराज से तुलना होगी या योगी आदित्यनाथ से की, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी लकीर लंबी करके नई लकीर बनाए, अपना अंदाज हो, इसलिए कि वो अंदाज मोहन यादव का होना चाहिए। ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है वो जितने धैर्यवान नेता हैं, जिस तरह के नेता हैं, बहुत चीजों को समझकर करते हैं वो, और बहुत देर भी नहीं लगाते, तो मुझे लगता है उसको बेहतर। ठीक है रिजवान भाई, आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने पहला आदेश निकाला धार्मिक स्थानों से माइक हटाने का और मीट मच्छी को ढकने जो बिक रहा है खुले में उसको रोकने का, तो तब लगा था कि कहीं ना कहीं वो योगी बन गए हैं। और लेकिन जब वो महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह चला रहे हैं इस समय जब हम बैठे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तब लग रहे हैं वो शिवराज जी हो गए। तो जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कभी मोहन योगी दिखते हैं तो कभी मोहन शिवराज दिखते हैं। यही तो कलाकारी है, यही तो चीज है कि उनको उन सब चीजों को जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है उनकी पार्टी का, जो उनका विजन है उनकी पार्टी का, जो चुनाव के पहले घोषणा पत्र है वो, या जिस तरह से देश में बीजेपी को चलना है वो सारी चीजों के साथ चलते चलते उन्हें आगे बढ़ना है और उनको करना है। तो जाहिर है कहीं कहीं योगी भी दिखेंगे, कहीं शिवराज भी दिखेंगे, लेकिन उन्हें मोहन यादव दिखने के लिए उनके सामने चुनौती है, इसलिए कि वो उनका उतना बड़ा औरा कभी नहीं था। वो प्रदेश में मंत्री थे, उतना बड़ा औरा था नहीं। लेकिन गुना में हमने जो घटना देखी, जिस तरह की कार्रवाई, तो मुझे लग रहा है कि कोई नया मोहन यादव है, क्योंकि शिवराज जी के कार्यकाल में ऐसी तमाम घटनाएं हुई, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन मोहन यादव ने जिस तरह शाजापुर के कलेक्टर ने एक आम आदमी के साथ बदतमीजी की और 1 सेकंड में उसको हटा दिया गया, लगा ना कि मोहन यादव है। ये योगी और शिवराज से हटके कोई आदमी दिख रहा था, अलग है, जो बहुत ना अधिकारियों पर निर्भर है और ना बहुत लिंगर ऑन करता है, दिखा। इसलिए कि योगी भी अधिकारियों पर बहुत निर्भर होते हैं, यहाँ शिवराज जी तो निर्भर थे ही, और लिंगर ऑन बहुत होता था उनके शोर में। आपको याद होगा पेटलावद की एक घटना हुई थी और उसके बाद प्रेस से मिलिए कार्यक्रम था। इत्तेफाक था, मैं और आप दोनों उसमें थे, और मैंने शिवराज जी से सवाल पूछा था कि
आपको नींद नहीं आती रात में जब कोई बड़ी घटना इस तरह की हो जाती है, लेकिन वो दिन कब आएगा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी नींद कब हराम होगी। तो जिस दिन उन्होंने बस एक्सीडेंट के बाद कार्रवाई की, तो मुझे वो अपनी पुरानी बात याद आ गई कि वो नींद अधिकारियों की कैसे हराम होगी। मोहन यादव ने वो करके दिखाया। अधिकारियों को लगा संवेदनशील होना पड़ेगा, अधिकारी को यह भी लगा कि बदतमीज नहीं हो सकते, जनता को मालिक समझना पड़ेगा, जनता जनार्दन है, और ये दोनों संदेश उनकी दुर्कारी में। आप कुछ ऐसे फैसले बता सकते हैं जिससे मोहन यादव इन दोनों नेताओं से अलग हटके चल रहे हों? कुछ ऐसे फैसले आपको याद आ रहे हों? जैसे अभी एक उदाहरण मैंने बताया कि शाजापुर और गुना में जो हुआ, और कुछ ऐसे फैसले आपको लग रहे हों? अगर हम फैसलों की शुरुआत की ही बात करें, उनका पहले ही जो उन्होंने एजेंडा था उनका, उन्होंने दो बड़े उसमें उन्होंने कई चीजें थी उसमें, लेकिन दो फैसले उनके बहुत चर्चा में आए। फैसले, ये तो लंबे समय से बीजेपी की ही सरकार है मध्य प्रदेश में, नहीं हुआ ये, लेकिन उन्होंने किया और बहुत साहस के साथ किया। और शुरुआत में लोगों को शक हुआ। फैसले आप बता रहे हैं, वो जो माइक जो मैंने उसका उल्लेख किया है जी। तो उन्होंने दोनों फैसले, जो बड़े फैसले किए, और उन्होंने फैसले उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे किए थे, जो जनता के हित के फैसले हैं, लोक लुभावन फैसले हैं, और जो जरूरी भी थे। लेकिन चर्चा में यही आया। चर्चा में इसलिए भी आया कि मैं मानता हूं कि उसको सर्कुलेट ही उसी अंदाज में किया गया। शायद मोहन यादव की ये तरीका नहीं है, स्टाइल नहीं है, लेकिन पीछे की स्टाइल की वजह से उसी अंदाज में उसको किया गया। अधिकारी शायद समझ नहीं पाए कि अभी वैसे ही चलेगा, उन्होंने तत्काल उस पर निर्णय लिए। वो लोग अब नहीं है उस सिस्टम में जो इस तरह की चीजें। लेकिन उन्होंने जो पहला फैसला किया, लोगों को संदेश ये गया कि ये मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। उन्होंने सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक निर्णय लिया था। फिर धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ। हाँ, कहते हैं ना, केतली से चाय से ज्यादा गर्म केतली है, तो कुछ अफसरों ने उस तरह की चीजें की, लेकिन वो एक लोगों के बीच में अब संदेश गया। दूसरा, मांस वाला जो है, वो तो बहुप्रतीक्षित मांग है। जो मांस का भक्षण भी करते हैं वो भी पसंद नहीं करते कि इस तरह से आप खुले में साझा करें, और बिल्कुल नुकसानदेह है, उनके लिए स्वास्थ्य बिल्कुल नुकसानदेह है। और ये खाने की चीज जो है वो छुपाने की होती है, दिखाने की थोड़ी। खाना कोई दिखाने की चीज नहीं होती। भोजन कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसको अपना व्यक्तिगत निजी मामला है। तो ये इस तरह का साझा वो अच्छा निर्णय था, और ये अनुकरणीय निर्णय भी होना चाहिए। एक चीज और रिजवान भाई, हमने एक नई चीज देखी। पहली बार किसी मुख्यमंत्री की पत्नी का बयान आया और उन्होंने कहा कि बेसत्ता चलाएंगे हम घर। इसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा क्या है? मुझे कुछ तो संकेत लगता है, क्योंकि हमने देखा पिछले मुख्यमंत्री जितना खुद एक्टिव थे, उतनी ही उनकी पत्नी भी एक्टिव थी। क्या ये एक नया संदेश नहीं है कि ये मेरा परिवार मेरे काम में दखल नहीं देगा? बिल्कुल सही है। अगर इसे मैं अपने ऊपर लूं तो मेरे पिता अफसर थे, तो वो मेरी माँ को कहते थे कि देखो, घर की चीजों में तो हम लोग, जो आपका निर्णय है सब चलेगा, लेकिन मेरे किसी सरकारी काम में कभी ध्यान मत देना। और कहीं ना कहीं जब मैं युवा हुआ तो मुझे भी ये संदेश था कि अपनी बाकी सब चीजों में तुम्हारा बाप हूं, लेकिन अफसर जो है वो तुम्हारा बाप नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में पीछे जो बहुत ढेर सारी चीजें चलती रही, वो यही थी कि वो पूरे समय उनके साये की तरह उनके साथ होती थी। जाहिर है शिवराज जी के कुछ स्वास्थ्य के कारण होंगे, और भी कोई कारण हो सकते हैं उसके पीछे। वो उनके समय, पूरे समय उनके साथ होती थी, और उनके बहुत से निर्णयों में कई बार, खासतौर से प्रशासनिक निर्णयों में कई बार उनके नाम की चर्चा भी होती थी। कई बार सार्वजनिक सत्ता के गलियारों में बहुत जगह ये होता था कि अगर कोई काम हो तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। और जाहिर है कि कई बार एक नेता ने तो नोट छाप गिनने की मशीन तक और दुनिया भर की सब बातें कर दी, आरोप लगा दी थी। तो ये जो चीजें हैं, इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि परिवार की संलिप्तता या परिवार का दखल या परिवार का उपस्थिति उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो व्यक्तिगत हो, और बहुत ज्यादा ना हो। इसलिए कि मध्य प्रदेश में इससे पहले किसी नेता की परिवार की ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन ये पीछे तो बहुत लंबा हो गया। तो संदेश मुझे लगता है उनकी पत्नी ने भी यही दिया। नहीं, मोहन यादव जी की जो कार्यशैली है उसमें संघ की और दिल्ली की कितना दखल है? कई लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो सरकार है वो केंद्र शासित सरकार है, यानी जो कुछ करेंगे वो केंद्र से पूछ के करेंगे। लेकिन अब हमने देखा केवल मंत्रिमंडल के विभाग बंटने के बाद जो फैसले हो रहे हैं उसके लिए शायद उनको फ्री हैंड दे दिया गया है। तो अब क्या लग रहा है कि वाकई ये केंद्र शासित है या मोहन यादव अपने पैरों पर चलने लगे हैं? ये साबित करने के लिए उनको अभी थोड़ा सा और उपक्रम करने होंगे। वैसे उन्होंने जितनी तेजी से निर्णय लिए हैं, कुछ देखिए वो अपनी टीम बनाने लगे हैं। आप यदि मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे तो पूरा सचिवालय आपको बदला हुआ दिखेगा। प्रमुख सचिव से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी तक सब बदल गए हैं वहां पर।
आप देख रहे हैं धीरे धीरे प्रमुख पीएस भी बदलने लगे हैं। आप देख रहे हैं 9 जिले के कलेक्टर बदल चुके हैं, कुछ संभागायुक्त बदल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे वो कि ये तो एक मुख्यमंत्री का अपना विवेकाधिकार भी है, उसका प्रिविलेज भी, उसको टीम बनाएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल के गठन होने में बहुत देर हुई, फिर उसके बाद विभाग वितरण में बहुत समय लगा, फिर चर्चा होती थी इसको गृह चाहिए, इसको फला चाहिए, उसको टिका चाहिए, ये सारी चीजें होती रही। तो उस समय तो ये था कि ये वो सब दिल्ली से तय हुआ। हाँ, और हम सब जानते उस समय ये हुआ कि ये बिल्कुल पूरी तरह से, कुछ बड़े नेताओं ने तो ये तक प्रतिक्रिया दी कि अच्छा हुआ यही थे, दूसरा तो इतना धैर्य ही नहीं रख पाता, उसको तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैंने कहा कि मोहन यादव में बहुत धैर्य है और कूट कूट के भरा है। उन्होंने आखिर अपने अनुकूल जैसा वो चाहते थे, तकरीबन उन्होंने मंत्रिमंडल में विभाग भी उसी तरह के कर लिए, इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो एक नए मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, जैसे हम आप लोग जो है जो इन राजनीतिक चीजों को जानते हैं, उन्होंने अपने पास ही रखा। रिजवान भाई, ये जो लाडली बहना योजना को कंटिन्यू किया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी या किंतु परंतु हो जाएगा इसमें, लेकिन लाडली बहना योजनाओं को उन्होंने कंटिन्यू किया। आप जानते हैं हर महीने 1550 करोड़ रुपए सरकार से निकालना कितना कठिन काम है, लेकिन वे शिवराज जी को भी नाराज नहीं करना चाहते लगता है। मुझे लगता है वो शिवराज जी को नाराज करना नहीं करना इसमें विषय है नहीं, इससे तो जनता नाराज होगी ना। शिवराज जी के नाराजगी से क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है चीजों में, लेकिन जनता की नाराजगी से फर्क पड़ेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं लाडली। तो क्या ये योजना चलती रहेगी या ये योजना केवल लोकसभा चुनाव तक है? ये मैं और आप जो है वो भविष्यवक्ता नहीं है, और सरकार का पूरा इकोनॉमिक्स बिगड़ गया है इसमें। बजट जो है वो बहुत, और सरकार को और बहुत ढेर सारे जो वेलफेयर के काम करने हैं, प्रशासनिक काम करने हैं, विकास के कार्य करने हैं। तो अगर ये योजना इसी अंदाज से चलती रही तो बहुत बड़ी चुनौती है 5 साल उसको। आपने खुद ही कहा कि हम 100 दिन का टाइम देना चाहिए, अभी 31 दिन बहुत कम है। तो मैं एक अंतिम सवाल के रूप में आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है मोहन यादव की जो लाइन होगी, पूर्व मुख्यमंत्री से आगे जाएंगे या उन्हीं की लाइन पे चलेंगे या अपनी एक अलग लाइन बनाएंगे? आपको क्या भविष्य क्या दिखता है? क्योंकि वो जो बात की ना अपन ने, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, टेक ऑफ से समझ में आ जाता है। आपको लगता है कि मोहन यादव कुछ नया इतिहास रचेंगे मध्य प्रदेश में? तो मोहन यादव ना योगी आदित्यनाथ बनेंगे ना शिवराज सिंह बनेंगे, इसलिए कि अगर वो शिवराज सिंह बनना होता तो उनके इर्द गिर्द उसी तरह का माहौल होता। इसलिए कि पिछले अगर इन 4 सालों 3.5 सालों की अगर शिवराज की हम बात करें तो पूरी तरह से अफसरों पर निर्भर थे, और खासतौर से एक अफसर पर वो निर्भर हो गए थे। सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए थे सत्ता के गलियारों में, प्रशासनिक क्षेत्र में, और उससे नेताओं में, जनप्रतिनिधियों में और खासतौर से अधिकारियों में भी बहुत ज्यादा नाखुशी थी। और शिवराज जी की एंटी इनकम्बेंसी की जो चर्चा होती थी वहीं से बहुत चर्चित होती थी। मुझे लगता नहीं कि मोहन यादव इस तरह से बहुत निर्भर किसी पर होंगे, अपनी अलग लाइन बनाएंगे। अनुभव जाहिर है उनका शिवराज सिंह चौहान जैसा नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ भी दूसरी बार के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मोहन यादव चीजों को अध्ययन बहुत अच्छा करते हैं, चीजों को समझते हैं। समय उनके पास कम है, अभी सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा। शिवराज 29 की बात लगातार कर रहे हैं, तो ये 29 ऐसा नहीं इस बार पे शिवराज फिर से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हों? कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, जनता धीरे धीरे चीजों को समझती है। मुझे लगता नहीं है, जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, उसी की तरफ लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिनसे हमने कोशिश की जानने की कि जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं वो किस तरह का काम करेंगे, शिवराज जी की लाइन को आगे बढ़ाएंगे, योगी आदित्यनाथ की लाइन पर जाएंगे। रिजवान जी का साफ कहना है कि ये मोहन यादव है, इनके अंदर धैर्य है, इनके अंदर सोच है, ये पढ़े लिखे हैं, अध्ययन करते हैं। निश्चित तौर पे ये ना योगी बनेंगे ना शिवराज बनेंगे, ये मोहन यादव रहेंगे और अपनी लाइन खुद तय करेंगे। निश्चित तौर पे अभी टाइम बहुत कम है, कुल 30-31 दिन पे हम समीक्षा कर रहे हैं। 100 दिन बाद हम फिर समीक्षा करेंगे मोहन यादव की सरकार की। अच्छे काम करेंगे तो हम इसी चैनल पर तारीफ करेंगे, और जहां कमी होगी वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।